नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 से लेकर के जो आगे के जो क्वेश्चन हैं इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और इसे सॉल्व करें। तो हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यह जो क्वेश्चन है यह आपका व्हीलस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन है। तो व्हीलस्टोन ब्रिज के माध्यम से हमें क्या करना है, हमें अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो देखिएगा, निकालने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो होता है आपका P/Q बराबर R/S। बट यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर जो आपका हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपका हो जाएगा क्या चीज़, P/S P/Q बराबर यहाँ पे आपको हो जाएगा आपका S/R। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू रखेंगे, आपका दिया गया है वैल्यू किसका, आपका वैल्यू जो दिया गया है वो P का है कितना, तो P का वैल्यू आपका है 500, Q का जो वैल्यू है वो आपका है 250। और इधर चलते हैं बगल में, तो बगल में आपका S का जो वैल्यू दिया है वो S का वैल्यू दिया है आपका 12, और R का वैल्यू जो है आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे हम कटाएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2R और यहाँ पे आपका हो जाएगा 12। तो जब हम कटाएंगे 2 से तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 6। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कितना, वो आपका हो जाएगा 6 ओम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टीन और लेड की जो मात्रा होती है वो कौन सी होती है। तो मात्रा आपकी होती है 60 और 40 की, 60% टीन और 40% आपका लेड होता है। एक बात याद रखिएगा, जब लेड की मात्रा बढ़ेगी और टीन की मात्रा घटेगी तो उस सोल्डर का जो गलनांक होगा वह गलनांक उच्च हो जाएगा। और जब टीन की मात्रा बढ़ेगी और लेड की मात्रा घटेगी तो उस सोल्डर का जो गलनांक होगा वो आपका निम्न हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्लेट अर्थिंग के लिए प्लेट का आकार डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा प्लेट होता है, जो हम लोग अर्थिंग में यूज करते हैं, तो उसका जो साइज होता है वो कम से कम आपका 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर के समथिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 600 mm गुणे 600 mm। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार के वायरिंग का उपयोग विस्फोटक प्रूफ प्रतिष्ठानों में किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो आपका होगा 4 नंबर, मेटल कंड्यूट वायरिंग यूज करेंगे हम लोग। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत युक्तियों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कुंडली के चक्रों को घटाकर या बढ़ाकर। तो बात सही है, कुंडली के चक्रों को घटाकर या बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अनेक संख्या वाली टैपिंग की एक्साइटिंग कुंडली प्रयोग करके, ये भी बात सही है। आपका 3 नंबर ऑप्शन दिया गया है एक्साइटिंग कुंडली में धारा परिवर्तन करके, यह भी बात सही दिया है। 4 नंबर आपका ऑप्शन है कि एक्साइटिंग कुंडली की कोर स्थिति बदल कर, यानी कि चारों ऑप्शनों के द्वारा हम किसी कॉइल का क्या कर सकते हैं, किसी कॉइल का हम जो उसका चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। मगर यहाँ पर पूछा है कि सबसे आसान तरीका कौन सा होगा, तो सबसे आसान तरीका होगा करंट के मान में परिवर्तन करके। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो राइट हो जाएगा आपका 3 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया बताता है कि प्रेरित ईएमएफ का परिणाम फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है। तो यह जो नियम है यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम है, कौन सा, यह आपका द्वितीय फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का द्वितीय नियम। इस द्वितीय नियम के अनुसार हम लोग लीकेज फ्लक्स का जो परिवर्तन का जो दर होता है वो क्या करते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी जनित्र में आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ का मान अधिकतम होता है। तो ईएमएफ का मान अधिकतम कब होगा, तो जब
कुंडली में या जनरेटर में जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का मान जब अधिक होगा तो वहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगी क्या मिलेगी, अधिकतम मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शन में पहला आपका दिया गया है कि चुंबकीय पुंज की परिवर्तन दर न्यूनतम हो, चुंबकीय पुंज की परिवर्तन दर क्या हो, अधिकतम हो। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन क्या है, तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पादित ईएमएफ का मान अधिकतम कब होगा, तो जब चुंबकीय पुंज की परिवर्तन दर क्या होगी, अधिक होगी, तब क्या होगा, तब आपका उसका जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा 2 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग की जाती है। तो डीसी जनरेटर में जब हम लोग लैप वाइंडिंग करते हैं तो लैप वाइंडिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें वोल्टेज निम्न चाहिए और हमें जो करंट है वो उच्च चाहिए। और चीज़ की लैप वाइंडिंग में जो पोलों की जो संख्या होती, जो हमारे करंट बहने का जो रास्ता होता है, यानी कि जो ए यानी कि करंट बहने का जो रास्ता होता है वो पोलों की संख्या के बराबर होता है। तो जिसके कारण जो वोल्टेज होता है वो निम्न हो जाता है और करंट जो होता है वो हाई हो जाता है। जब हम चर्चा करते हैं वेव वाइंडिंग की, तो वेव वाइंडिंग में जो आपका ए जो होता है, ए की जो संख्या होती है कितनी होती है, ए की संख्या आपकी 2 होती है, चाहे पोल की संख्या कितनी भी क्यों ना हो। क्लियर, पोल की संख्या कितनी भी होगी मगर करंट का रास्ता कितना होगा, 2 होगा। यदि मान लेते हैं कि मेरा पी का संख्या 4 है तो करंट बहने का रास्ता कितना होगा, करंट बहने का रास्ता मेरा यहाँ पर 2 होगा। किस में होगा 2, तो वेव वाइंडिंग में होगा। क्लियर। दूसरा चीज़ कि वेव वाइंडिंग में हमें वोल्टेज उच्च मिलता है और जो करंट होता है हमें निम्न मिलता है, और लैप वाइंडिंग में हमें जो वोल्टेज होगा वो निम्न मिलेगा और जो हमें करंट मिलेगा वो हाई मिलेगा। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहक चालक एक बल अनुभव करते हैं। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डीसी मोटर डैश सिद्धांत पर काम करता है। पहला ऑप्शन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहक चालक, यानी कि मैग्नेटिक क्षेत्र में जब हम लोग कोई वायर डालते हैं और उस वायर में यदि हम लोग सप्लाई देते हैं, यानी कि यूज किया जाने वाला जो मेरा वायर होगा वो करंट युक्त होगा, तो वो क्या करता है, वह एक प्रकार का बल अनुभव करता है। तो ये जो आंसर होगा आपका राइट होगा, राइट आंसर ये आपका है। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक 4 बिंदु स्टार्टर में सुरक्षात्मक प्रतिरोध डैश के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। तो वो जो होता है किसके साथ होगा श्रृंखला में, तो 9 वोल्ट कॉइल के साथ, यानी कि जो आपका सुरक्षात्मक जो प्रतिरोध होता है जिसे हम लोग कहते हैं OLC ओवरलोड कॉइल, वो NVC के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्रों की संख्या 6 है तो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो मेरा प्राइमरी जो वोल्टेज है वो कितना है, प्राइमरी वोल्टेज मेरा 440 वोल्ट है और 1 वोल्ट में आपके 6 टन है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 1440 यहाँ पर आपका टन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी में कितने आपके 32 हैं, तो 32 इंटू कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 192 टन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पर A नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस सतह का प्रदीप्ति डैश होता है, किसी सतह का प्रदीप्ति। तो जो मेरा सतह का जो प्रदीप्ति होता है वह स्रोत से जो उसकी दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है, उसके वर्ग के दूरी जो होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ल्यूमन बराबर, यानी कि जो आपका प्रदीप्ति हो जाएगा, तो जो मेरा प्रदीप्ति हो जाएगा वह क्या होगा, वह 1/d², यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कौन सा, 4 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि HVMB दीपक संचालित डैश होता है। तो क्या होता है HVMB, यानी कि हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। तो इसमें जो आपका दाब होगा वो क्या होगा, दाब आपका हाई होगा। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा 1 नंबर। अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है कि
मोसफेट का इनपुट प्रतिबाधा डैश होता है। तो जो आपका मोसफेट होता है इसका इनपुट जो प्रतिबाधा होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि फीट और बीट की तुलना में अधिक होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? राइट आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यदि 3 फेज की मोटर है और उसकी जो घूमने की जो दिशा है उसे बदलना है, तो क्या करेंगे हम? किन्हीं 2 फेजों का आपस में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, 3 में से किन्हीं 2 फेजों को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? जो मोटर है उसकी घूमने की दिशा आपकी बदल जाएगी। तो राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? आपका 4 नंबर।